क्या सत्ता के आलीशान कमरों और रसूख के बंद दरवाजों के पीछे कोई इतना घिनौना खेल खेल सकता है कि मासूम बच्चियों के शरीर को ललिता उपन्यास के पन्नों में बदल दे? क्या आप जानते हैं कि 1971 में भारत की कोख से जन्मा एक देश आज उसी के लिए मौत का पैगाम और सबसे बड़ा रणनीतिक खतरा क्यों बन गया? यूपी की विधानसभा में जब कफ सिरप पर सवाल उठा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किन दो नमूनों का जिक्र कर सियासी गलियारों में आग लगा दी। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक महिला डॉक्टर के हिजाब विवाद पर आखिर दिल्ली के एयरपोर्ट पर चुप क्यों हो गए? आज हम इन चारों खबरों की वो परतें खोलेंगे जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। रसूखदार के काले चिट्ठे हो या सीमा पर ये सुलगती साजिश, अगले 20 मिनट तक आप ऐसी हकीकत जानेंगे जो हेडलाइंस के शोर में कहीं दब गई। चलिए शुरू करते हैं इन बड़े खुलासों का सिलसिला। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया का स्पेशल न्यूज बुलेटिन देश दिन भर। अमेरिकी फाइनेंसर, कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर, एलीट नेटवर्कर, ये तो सिर्फ कुछ विशेषण हैं उस शैतान के लिए जिसका नाम था जेफरी एप्स्टीन। दशकों तक एप्स्टीन ने पैसे, सत्ता और रसूख के सहारे नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और दुष्कर्म, ट्रैफिकिंग का एक ऐसा गुप्त नेटवर्क खड़ा किया जिसने पूरी दुनिया के ताकतवर लोगों को अपने जाल में फंसा दिया। वो लंबे वक्त तक कानून की पकड़ से बाहर रहा, लेकिन अब उसके काले चिट्ठे एक एक करके दुनिया के सामने आ रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट पर टिकी है, जो कि 19 दिसंबर को एप्स्टीन से जुड़ी सभी खुफिया फाइलें सार्वजनिक करने जा रही थी। इस एप्स्टीन फाइल के सार्वजनिक होने से पहले ही हड़कंप मच गया, क्योंकि इसमें उन नामों का खुलासा हो सकता है जो दुनिया को चलाती हैं। लेकिन इस सनसनीखेज खुलासे से पहले ही डेमोक्रेट सांसदों ने 68 नई तस्वीरें रिलीज कर दी, जिन्होंने मानवता को शर्मसार कर दिया। इन तस्वीरों में निगाहें जाकर ललिता पर टिक गई। लेकिन जेफरी एप्स्टीन की तस्वीरों और अमेरिकी उपन्यासकार व्लादिमीर नोबोकोव के विवादित उपन्यास ललिता के बीच समानता क्या है? यहाँ समानता है उस बीमार सोच की जो मासूमियत का शिकार करती है। दुनिया के सबसे बड़े पीडोफाइल के रूप में कुख्यात एप्स्टीन ने अपनी पार्टनर के साथ मिलकर बड़ी तादाद में नाबालिग बच्चियों को बहला फुसलाकर, डराकर, धमकाकर या उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर इस नरक में धकेला। सामने आई 68 तस्वीरों में जो दिखा वो दिल दहला देगा। इन तस्वीरों में नग्न बच्चियों के शरीर पर जगह जगह ललिता उपन्यास की लाइनें लिखी थी, कहीं गर्दन पर, कहीं छाती पर और कहीं पैर पर तो कहीं पीठ पर, जैसे उन मासूमों का शरीर कोई कागज हो। एक तस्वीर में बच्ची के पैर के पास ललिता किताब रखी है। एक जगह लिखा है शी वाज लो प्लेन लो इन द मॉर्निंग और दूसरी जगह लोलिता द टिप ऑफ टंग टेकिंग अ ट्रिप। इन लाइनों का मतलब समझिए, वो सुबह के समय लो थी, स्कूल में डॉली, सरकारी कागजों में डोलोरेस, लेकिन अपराधी की बाहों में वो सिर्फ ललिता। ये वो उपन्यास है जिसने 1955 में तहलका मचा दिया, जहां एक अधेड़ उम्र का पुरुष 12 साल की बच्ची के प्रति आकर्षित होता है। इस किताब को कई देशों में बैन कर दिया गया क्योंकि ये बाल यौन शोषण को सुंदर भाषा में ढकने की कोशिश करती थी। एप्स्टीन ने भी यही किया। मॉडलिंग, मसाज और मेंटोरशिप जैसे सभ्य शब्दों की आड़ में उस दरिंदगी को सामान्य दिखाने की कोशिश की गई। इन तस्वीरों ने माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, फिल्म निर्माता वुडी एलन, गूगल के सर्गेई ब्रिन और नोम चॉम्स्की जैसे दिग्गजों पर सवाल खड़े किए, इनको सवालों के घेरे में खड़ा किया। हालांकि इन लोगों की सीधी संलिप्तता अभी साबित नहीं हुई, लेकिन एप्स्टीन के साथ इनका मेलजोल उस खतरनाक नेटवर्क की ओर इशारा करता है जहां सत्ता और वासना का खौफनाक मिलन होता था। ये मामला आज सिर्फ एक अपराधी का नहीं बल्कि उस पूरी मानसिकता का है जो रसूख के दम पर मासूमियत का गला लगातार घोट रही है। चलिए अब नजर डालते हैं बांग्लादेश में क्या हो रहा है। आखिर बांग्लादेश क्यों चल रहा है? 1971 में जिस देश को भारतीय फौज के शूरवीरों ने अपने लहू से सींचकर आजाद करवाया, आज वही बांग्लादेश भारत के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक संकट बन गया। अगस्त 2024 से शुरू हुई उथल पुथल अब बेकाबू हो गई। बांग्लादेश हिंसा की आग ऐसी जल रही जहां अब सरकार नहीं बल्कि कट्टरपंथियों की सोच चलती है।
भारत विरोधी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद से वहां कट्टरपंथी लगातार सड़कों पर है, तांडव कर रहे हैं। भारतीय उच्चायोग पर पत्थरबाजी हो रही है, हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है और मेमनसिंह जैसे शहरों को हिंदुओं की निर्मम हत्या के लिए अब जाना जा रहा है। ये सब उस मुल्क में हो रहा है जिसके जन्म का श्रेय भारत को दिया जाता है, लेकिन आज वहां के कट्टरपंथी भारत के एहसानों को भूलकर मुजीबुर रहमान के हर निशान को मिटाने पर तुल चुके हैं। शेख हसीना के जाने के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने कमान तो संभाली, लेकिन हालात देखकर लगता है कि सत्ता की डोर कट्टरपंथियों के हाथ में है। चुनाव 12 फरवरी को होने, लेकिन उससे ठीक पहले मुल्क को बारूद के ढेर पर बैठा दिया गया। शरीफ उस्मान हादी, जो कि ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा फैलाकर भारत के राज्यों को हड़पने का ख्वाब देखा करता था, उसे वहां की सरकार ने शहीद घोषित किया है। राजकीय शोक मनाया गया और ढाका में उसके जनाजे में उमड़ा सैलाब ये बताने के लिए काफी है कि वहां की हवाओं में भारत के खिलाफ कितना जहर भरा जा चुका है। भारत के लिए खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि हमारी 4000 किलोमीटर लंबी सीमा बांग्लादेश से सीधी जुड़ती है। अगर वहां हिंसा बढ़ेगी तो अल्पसंख्यक हिंदू जान बचाने के लिए सरहद पार करने को मजबूर होंगे, जिससे पश्चिम बंगाल और असम में घुसपैठ और जनसांख्यिकी संकट पैदा होगा। संसदीय समिति ने भी ये चेतावनी दी कि ये 1971 के बाद की सबसे बड़ी चुनौती है। इतिहास भी गवाह है कि बंगाल के डीएनए में नफरत घोलने का काम 1940 के दशक से शुरू हो गया था। सोहरावर्दी और जिन्ना की डायरेक्ट एक्शन डे वाली सोच ने कलकत्ता और नोआखाली को खून से नहलाया। आज वही नफरत मोहम्मद यूनुस की सरकार ने पीछे खड़े जमात इस्लामी जैसे संगठन फैला रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 1951 में 22% थी, जो कि अब घटकर 8% से कम रह गई। क्या ये एक सोची समझी साजिश है कि बांग्लादेश को पूरी तरह से कट्टरपंथी इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाए? भारत के सामने अब चुनौती ये कि कैसे इस आग को अपनी सीमाओं तक पहुंचने से रोका जाए। अगर कट्टरपंथी सत्ता में आते हैं तो सल्तनत ए बांग्ला का खतरनाक प्लान भारत की सुरक्षा के लिए नासूर बनेगा और जाहिर तौर पर इसकी आग से भारत कहीं भी बच नहीं पाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार मामला किसी नीति या गठबंधन का नहीं है, बल्कि एक महिला डॉक्टर के हिजाब से जुड़ा है। आरोप है कि एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने की कोशिश की। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैलता गया। विपक्ष ने इसे महिलाओं के सम्मान और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात कही, हमला बताया और मुख्यमंत्री से माफी की मांग भी की। अब इसी बीच नीतीश कुमार जब दिल्ली दौरे पर पहुंचे तो एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों का हुजूम खड़ा था। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था, मुख्यमंत्री जी, हिजाब विवाद पर आप क्या कहेंगे, क्या माफी मांगेंगे? लेकिन जो दिखा उसने सबको हैरान कर दिया। नीतीश कुमार, जो अक्सर हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं, वहां पूरी तरह खामोश नजर आए। उन्होंने ना कोई जवाब दिया, ना कोई सफाई दी, सिर्फ एक फीकी सी मुस्कान दी, हाथ जोड़े चुपचाप चल दिए। और कैसा माहौल था उस वक्त, जरा आप ही देखिए। से मुलाकात जी क्या बोलेंगे? क्या नौबत रही कि महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? क्यों महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? माफी मांगेंगे सर, माफी मांगेंगे सर, नीतीश जी माफी मांगेंगे। क्या क्यों ये नौबत रही कि महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? क्या माफी मांगना चाहेंगे? माइक पीछे करो ना यार। पहली बार यहाँ पर चलिए तो ठीक है। नीतीश कुमार कैमरे के सामने ऐसे निकले, ऐसे गुजरे कैमरे के सामने से जैसे उन्होंने कुछ ना सुना है ना कुछ देखा है। उनकी एक खामोशी अब ये बड़ा राजनीतिक सवाल बन गई। विपक्ष का कहना है कि ये चुप्पी उनकी गलती को स्वीकार करने जैसा है, जबकि उनके समर्थक इसे एक सामान्य घटना बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को ऐसे फालतू मामलों में जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। अब सवाल ये कि संवेदनशील मुद्दों पर नीतीश कुमार की ये चुप्पी उनकी रणनीति या फिर उनकी मजबूरी है? क्या एक मुख्यमंत्री की खामोशी इस विवाद को शांत करा पाएगी या ये फिर आग की तरह भड़कती नजर आएगी? फिलहाल हिजाब विवाद पर नीतीश की चुप्पी ने बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी तपिश तो जरूर बढ़ा दी है। चलिए अब आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश विधानसभा का माहौल उस वक्त ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा जब कफ सिर्फ मामले ने तूल पकड़ा। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने सदन में सरकार को घेरते हुए पूछा कि आखिर फिर जहरीले कफ सिरप के आरोपियों पर सरकार बुलडोजर क्यों नहीं चलाती। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने करीबियों को बचा रही है।
विपक्ष के इन तीखे हमलों के बीच खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरे और उन्होंने जो जवाब दिया उसे आप जरूर सुनिए, फिर बताते हैं कितना माहौल गरमाया इस बयान के बाद। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में, और आप लोग यहाँ चिल्लाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया और कहा, देश में दो नमूने हैं, एक दिल्ली में बैठता है और दूसरा लखनऊ में। ये लोग पहले गलत तरीके से मुद्दे उठाते हैं और फिर भाग खड़े होते हैं। योगी ने इसे चोर की दाढ़ी में तिनका करार दिया। मुख्यमंत्री ने सजावटी झूठ बताया और नसीहत दी कि उम्र के इस पड़ाव में कुछ सच बोलना सीखिए। मुख्यमंत्री ने सदन के सामने वो आंकड़े रखे जो विपक्ष की बोलती बंद करने के लिए काफी थे। उन्होंने बताया कि अब तक 79 केस दर्ज हुए, 225 लोग नामजद किए गए, 78 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज भी दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तो तब हुआ जब योगी ने कहा कि इस मामले की जड़ें 2016 की समाजवादी पार्टी सरकार से जुड़ी हैं, जब एक मुख्य आरोपी को लाइसेंस दे दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस नेटवर्क का लेन देन लोहिया वाहिनी के एक पदाधिकारी के खाते से चलता है, खाते से हुआ है। योगी के आक्रामक तेवर और नमूना वाले बयान से सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने इसे सभा का अपमान बताया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने साफ किया कि मुख्यमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया। अंत में तिलमिलाया हुआ विपक्ष सदन से वॉकआउट करता हुआ नजर आया। योगी का संदेश साफ था, कार्रवाई तथ्यों पर होगी, शोर पर नहीं। अब जाहिर तौर पर यह दिन यूपी के लिए और सदन के लिए गहमा गहमी का बनता सा नजर आया। अभी सुर्खियां हमें बताती है कि सत्ता, समाज और सुरक्षा के बीच कितनी बारीक लकीर होती है। एप्स्टीन का काला साम्राज्य हो, बांग्लादेश की सुलगती सीमाएं, नीतीश की चुप्पी हो या फिर योगी की दहाड़, हर खबर अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। उम्मीद है आपको हमारा ये विशेष बुलेटिन पसंद आया होगा, आपको इन खबरों की गहराई समझ आई होगी। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ, तमाम बड़ी खबरें और अपडेट्स आपको मिलेगी एक ही प्लेटफॉर्म पर, ना होगा वन इंडिया हिंदी। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.